Hello students, today we are going to learn a very important chapter of class 12th which is इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals mainly study of charges at rest। मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर कहा जाए क्या है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक लाइन में है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस हमारे रेस्ट पर हैं और उनकी हम स्टडी करेंगे तो फिजिक्स में जिस ब्रांच में ये स्टडी की जाएगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है इलेक्ट्रो, इसका मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन या चार्ज। यहाँ पे जो वर्ड है स्टैटिक्स, इसका मतलब होता है रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस और स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ज़्यादा कहना अच्छा होगा, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट, तो जब भी कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम स्टडी करते हैं चार्जेस की और इलेक्ट्रिक चार्जेस की। और वो चार्जेस की मेन बात क्या है? चार्जेस आपके हैं रेस्ट पर। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या ऑलवेज चार्ज होता है। तो सपोज दैट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक ये मेरा जो पेन है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ ये पेन जो है मेरे हाथ में ये कैसा चार्ज है, तो बेसिकली अभी इस पेन पे कोई चार्ज नहीं है। और जब पेन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो हम कहेंगे पेन आपका न्यूट्रल है। पेन आपका क्या है? न्यूट्रल है। तो पेन के न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? पेन के न्यूट्रल होने का सीधा सा मतलब ये है कि इस पेन के में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है तो वो ऑब्जेक्ट आपका बेसिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एंड न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। जब हम इसी नंबर्स को जो कि अभी इक्वल हैं इन्हें डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? एक पॉसिबिलिटी ये हो जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इन दोनों ही सिचुएशन में अब स्टेबल इक्वल नहीं रह गया। मैंने शुरुआत में क्या कहा? ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कब होगा? तो ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल तब होगा जब नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेस में हो गया और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। सेकेंड सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज कर गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज कर गए। इन दोनों ही सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है आपका वो चार्ज एक्वायर कर लेगा, उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाएगा। तो हमें यही समझना है कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे एक्वायर कर लेता है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप एक लाइन में कहोगे क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस अगर रेस्ट पे है और उनकी स्टडी की जाए तो उसे हम कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे चार्जेस कैसे फॉर्म होते हैं, चार्जेस कैसे बनते हैं।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और जब भी आपसे कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। और जब हम इस कंडीशन को डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, इस कंडीशन को चेंज कर देंगे, यानी एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के से ज़्यादा हो जाए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो जाए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो जाए। तो इन दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्ट आपका चार्ज एक्वायर कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर करता कैसे है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज आएगा कैसे। और ये टॉपिक जो हमारा है इसे हम कहेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, तो मेथड ऑफ चार्जिंग को समझने से पहले मैं आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ एटम का, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में बेसिक, सबसे बेसिक जो बना हुआ है वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम से। अब आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल पाए जाएंगे, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पी है, पी का मतलब प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कहाँ पे, जो न्यूक्लियस के इनसाइड होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड दूसरा चार जो पार्टिकल है दूसरा, वो है एन, एन मतलब न्यूट्रॉन। और यहाँ न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। यानी आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम के स्ट्रक्चर में बीच में आपका होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक है आपका प्रोटॉन जो कि कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा है आपका न्यूट्रॉन जो कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इस स्ट्रक्चर को आप और जानते हैं कि इसी न्यूक्लियस के आउटसाइड, आउटसाइड सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। ये मैं जो बना रहा हूँ सर्कुलर नहीं बन रही है, लेकिन इसे आपको कैसा बनाना है, सर्कुलर। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है, इन सर्कुलर ऑर्बिट में एक और पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका तीसरा पार्टिकल इन जो सर्कुलर ऑर्बिट में होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थर्ड पार्टिकल जो हो गया, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि रिवॉल्व किया करेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली जब हम कहेंगे चार्ज की बात, तो चार्ज का मतलब हमें दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन पे आपका होगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे आपका होगा नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाइएगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर में क्या है। देखिए, एटम के स्ट्रक्चर में ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। अब इसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिन्हें हम केमिस्ट्री में आप सेल भी कहते हो, उसमें कौन पाया जाएगा, उसमें पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसमें पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व किया करेंगे, घुमा करेंगे सराउंड दी न्यूक्लियस। अब ध्यान दीजिए, अगर कभी एटम से चार्जेस की एक्सचेंज की बात हो, यानी हम एटम से चार्जेस को निकाल लें, चार्जेस को बाहर निकाल लें, तो एटम से चार्जेस निकालने का मतलब है कि एटम में दो ही तरह के चार्ज हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एटम से हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी फिजिकल फिनोमेना में प्रोटॉन पार्ट लेगा या इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा। तो आपको समझना है प्रोटॉन यहाँ पे बाहर नहीं आ सकता है, ना प्रोटॉन बाहर आएगा, ना ही प्रोटॉन किसी केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल प्रॉपर्टीज में पार्ट लेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के इनसाइड है, प्रोटॉन आपका कहाँ है, न्यूक्लियस के इनसाइड है, न्यूक्लियस के अंदर है। और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, कौन से फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है, बंधा हुआ है। मतलब आप चाह करके भी इसे न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के इनसाइड इनसाइड इन न्यूक्लियॉन्स पे लगता है। तो प्रोटॉन कभी भी बाहर एटम से नहीं आ सकता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन एटम से बाहर नहीं आएगा, प्रोटॉन कभी भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर पार्टिसिपेट कौन करेगा,
ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहेंगे कूलाम्बियन फोर्स। ये क्या है, हम इसे डिटेल में चैप्टर में पढ़ सकते हैं आगे। ये कौन सा फोर्स है, ये कूलाम्बियन फोर्स है। अब कूलाम्बियन फोर्स भी क्या है, ये होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब इफ डिस्टेंस इज स्मॉलर फोर्स इज लार्जर। इसका मतलब क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन सबसे कम डिस्टेंस पे है, तो जो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा उसका न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन काम करता है, वो स्ट्रांगर होगा। ये थोड़ी, तो इसको हम R1 कह लेते हैं। फिर ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी डिस्टेंस R2 अगर देखें तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कम होगा। लेकिन जो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको R3 कह दूँ तो ये सबसे ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस पे है, और जब डिस्टेंस बहुत लार्जर होगी तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम कहेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम फोर्स लग रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम से एक्सचेंज होगा, यानी इसे हम एटम से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एटम समझाया, और एटम इसलिए समझाया ताकि आप जान सकें कि एटम से हम किस पार्टिकल को बाहर निकाल सकते हैं। प्रोटॉन कहीं बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के इनसाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है। एटम से बाहर केवल एक पार्टिकल आ सकता है, वो भी केवल इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कौन सा, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो उस पर फोर्स सबसे कम लगता है। आई बात समझ में। तो अब हमें देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे बाहर आएगा, और किस तरीके से यहाँ पे डिस्टर्ब होगा पूरा मामला, यानी कि न्यूट्रलिटी का मामला डिस्टर्ब होगा, और एक ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर करेगा। आई बात समझ में। तो हमें देखना है मेथड ऑफ चार्जिंग। यहाँ पर मुझे बस यही बताना था कि कौन सा पार्टिकल आपका पार्ट लेता है, कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है, किस पार्टिकल के बाहर निकलने से न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है। न्यूट्रलिटी क्या थी, मैंने इससे प्रीवियस भी आपको बताया। न्यूट्रलिटी ये है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल ना रह जाए, तो ऐसा कब होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए क्या है, यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 जो हम ले रहे हैं ये है ग्लास रॉड, कांच की छड़ हिंदी में कहेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट 2 है इसे हम ले रहे हैं सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा ले रहे हैं। ठीक है, अब ये ग्लास रॉड हो चाहे सिल्क का क्लॉथ हो, ये दोनों ही बेसिकली मिलके किससे बने हैं, एटम से। तो ग्लास रॉड में भी एटम का स्ट्रक्चर है, और सिल्क क्लॉथ में भी एटम का स्ट्रक्चर है। यानी ग्लास रॉड में भी बीच में एक एटम, ग्लास रॉड के भी एटम में क्या है, बीच में न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर जो सेल हैं इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे जो सिल्क क्लॉथ है इसके भी स्ट्रक्चर में क्या है, सेंटर पे न्यूक्लियस, इसमें क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इसके जो बाहर हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या करोगे, ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ से रब करोगे, घिसोगे। ठीक है, तो रब करने का मतलब क्या है, रब करने का मतलब है कि हम ग्लास रॉड के एटम को सिल्क क्लॉथ के एटम से रब करेंगे। अब रब करने से क्या होता है, यहाँ पे रब मतलब घिसना। ठीक है, तो रब करने का मतलब क्या होगा, ऐसे आप घिसोगे, आप करके देख सकते हो। जब भी दो ऑब्जेक्ट को आप रब करोगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी। दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे तो वहाँ पे क्या होगी, हीट एनर्जी। जब भी ऑब्जेक्ट को आप रब करोगे, आप करके देख सकते हो, अपने हाथों को लीजिए, उसको घिसिए। तो जब भी आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे तो वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी। ठीक है, शुरुआत में क्या है कि जो ग्लास रॉड है, शुरुआत में क्या है, जो ग्लास रॉड है इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ये जो सिल्क क्लॉथ है इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है।
जब हीट एनर्जी जनरेट होगी, क्या किया हमने, रब किया ग्लास रॉड को ऐसे सिल्क क्लॉथ पे रब किया, मान लीजिए ऐसे कपड़ा है ये, सिल्क का है ये, और इसको मैं ऐसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप रब करके देखिए क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। जब हीट एनर्जी जनरेट होगी तो इससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एरो आपका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच प्रोड्यूस मोशन और ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। ओके, तो यहाँ पर हमने जब घिसना शुरू किया तो क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ, ध्यान क्या रखना है आपको, हीट जनरेट हुआ। इस हीट से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। वो सिल्क क्लॉथ का भी हो सकता है और ग्लास रॉड का भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ इस सिचुएशन में, मैंने बोला मान लिया, लेट सपोज दैट कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिलती है ऑब्जेक्ट वन यानी ग्लास रॉड को। काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट वन के ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन को मिल गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। यही मेन बात है। मैं रिवाइज करता हूँ चीज़ों को, क्या किया मैंने, सिर्फ सिंपली रब किया, घिसा, रब करने से क्या हुआ, हीट एनर्जी जनरेट हुआ। हीट एनर्जी जनरेट होने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, किसकी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वन मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जंप कर गया। तो इलेक्ट्रॉन के जंप करने का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा, ग्लास रॉड में आपका इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर में हो गए, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई है। जब इलेक्ट्रॉन में कमी आई है मतलब प्रोटॉन क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट टू में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्रेटर हो गए कंपैरिजन टू प्रोटॉन। शुरुआत में कैसा था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल था, मतलब ये कैसे थे, न्यूट्रल थे, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेस में हो गया, ठीक है। तो ग्लास रॉड में कौन एक्सेस में हो गया, प्रोटॉन में। लेकिन सिल्क रॉड में कौन एक्सेस में हो गया, इलेक्ट्रॉन। जहाँ प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। और जिस ऑब्जेक्ट पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे उस ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो शुरुआत में आपने देखा था कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे थे, न्यूट्रल थे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल था। लेकिन जब ये मामला डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है, या तो प्रोटॉन एक्सेस में है या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। और ऐसा किस प्रोसेस से हुआ, मेथड ऑफ रबिंग, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड ऑफ फ्रिक्शन। इस मेथड ऑफ फ्रिक्शन में क्या हुआ, हमने रब किया, हीट एनर्जी जनरेट हुई, हीट एनर्जी जनरेट होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, कमी हुई। जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई वहां प्रोटॉन एक्सेस में हो गए, और प्रोटॉन एक्सेस में होने से वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरी चीज, जहां पर इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए और उस ऑब्जेक्ट पे कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हुआ। ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं मेथड बाय फ्रिक्शन और रबिंग। ओके, तो मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे कर होगा मैंने आपको ये बता दिया। ओके, अब चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। जब भी आप चार्ज की बात करोगे तो यहाँ पर अगर हम चार्ज कहेंगे तो इसके टू टाइप्स होंगे। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, एंड ये निगेटिव चार्ज। ये जो चार्जेस हैं ये
स्केलर क्वांटिटी हैं। ये चार्जेस कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? तो आपने फ्रॉम क्लास 11 जाना है, ओनली मैग्नीट्यूड। जिस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटीज़। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ में पहली बात तो दो टाइप के चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जिसे आपने प्रोटॉन कहा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज जो किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। ये चार्जेस कैसे होंगे? स्केलर क्वांटिटी होंगे, और स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है? दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। चार्जेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट है, एसआई यूनिट जो है, ये आपका होता है कूलाम, जिससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और ये जो एसआई यूनिट है चार्ज का, कूलाम, ये है एक साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन कूलाम के नाम पे, जिन्होंने चार्जेस के बारे में बताया था। ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं सी से। अब यहाँ पे जो सबसे बेसिक चार्ज होता है, या सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, वो किस पे होता है? ये बेसिक चार्ज जो होता है, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्रोटॉन पे चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, ये सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। और चार्ज को हम डिनोट करेंगे ई से। इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, और ये स्मॉलेस्ट चार्ज सबसे बेसिक चार्ज, मतलब इससे छोटी चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती है। और भी प्रॉपर्टीज़ है कॉक्स वगैरह, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी बात नहीं करनी है। तो जो बेसिक चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, वो किस पे होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। और दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, फर्क क्या होता है? जब हम इसको डिनोट करेंगे प्लस ई, तो प्लस ई का मतलब हो गया प्रोटॉन। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम। लेकिन जब हम लिखेंगे माइनस ई, तो इसका मतलब ये चार्ज किस पे होगा? ये चार्ज हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पे, और इस पे चार्ज कितना होगा? -1.6 10 टू पावर -19 कूलाम। तो अगर आगे से कभी भी शॉर्ट फॉर्म में प्लस ई लिख दिया जाए, मतलब समझ जाना ये चार्ज आपका किसका है? प्रोटॉन का है। ठीक है, और अगर माइनस ई लिख दिया जाए तो ये चार्ज किस पे है? ये चार्ज आपका है इलेक्ट्रॉन पे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम चार्ज की बात कर रहे थे, टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। चार्जेस कहते होते हैं स्केलर क्वांटिटी, इनके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, केवल डायरेक्शन होती है। इनका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। सबसे जो बेसिक चार्ज की वैल्यू जो है, वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम, और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। फर्क किसका होता है? साइन का। प्लस ई होगा तो प्रोटॉन पे चार्ज होगा, माइनस ई होगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, और इस तरह से आप डिनोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं चार्जेस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, टू चार्जेस exert force on each other। और यहाँ पे जो फोर्स है दो तरीके का होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन मीन्स दो चार्जेस का पास आना, रिपल्सन मीन्स दो चार्जेस का दूर जाना। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को पुश करता है, ढकेलता है, तो वो क्या है? रिपल्सन है। लेकिन अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो वो क्या है? अट्रैक्शन है। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा लगता है? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। तो हम देखेंगे किन चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा और किन चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है अपोजिट और
अनलाइक चार्जेस के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है अपोजिट और अनलाइक चार्जेस के बीच में, मतलब अगर चार्जेस एक जैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इन्हें हम कहेंगे अपोजिट और अनलाइक चार्जेस। और इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी अपोजिट चार्जेस के बीच में वर्क करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है म्यूचुअल होता है। मीन्स बोथ चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, तो जो अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कैसा होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, अगर हमारे पास सेम और लाइक चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे चार्जेस हैं। दैट इज एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव का पेयर है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को पुश करेगा राइट डायरेक्शन में, और फिर ये जो दूसरा वाला पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को पुश करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ये क्या है, रिपल्सन है, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। सेम तरीके से ये नेगेटिव क्या करेगा, पुश करेगा इसको राइट डायरेक्शन में, और सेकंड जो है इसको पुश करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये म्यूचुअल फोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस एक दूसरे फोर्स कैसा एक्सर्ट करते हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। अट्रैक्शन कब होगा, जब चार्जेस अपोजिट होंगे प्लस माइनस, लेकिन रिपल्सन कब होगा, जब चार्जेस सेम होंगे। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्जेस की, कहानी अभी आगे और भी है जिससे हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।